था कि मंजिल अगर प्राप्त करना है तो हौसलों की उड़ान होनी चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो उस मंजिल की को अपनी औकात दिखाना पड़ेगा। अपनी औकात को जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए आपकी उसके माथे पर तांडव करना होगा और तब जाके वो चीज़ आपको हासिल हो सकता है। बारे में 5 मिनट या 4 मिनट में मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। उत्तक को जैसा कि जानते हैं कि उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोला जाता है। समान कोशिकाओं के समूह होता है, समान कोशिका इसमें होते हैं, कोशिकाओं के ग्रुप होता है, कोशिकाओं के समूह होता है, जिसके फलस्वरूप उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक का जो जनक है वो मालगीली को बोलते हैं, जबकि उत्तक का जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो उत्तक का विकास हुआ था वो एक सिलेंड्रेटा संघ के प्राणी था जिसका नाम था जेलीफिश। उस जेलीफिश में सबसे पहले उत्तक का निर्माण हुआ था, उत्तक का विकास हुआ था। 4 प्रकार के उत्तक होते हैं, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में ही बता दिया था। कौन कौन होते हैं? तो संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक, जिसे हम एडिपोज उत्तक भी बोलते हैं। संयोजी उत्तक को कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से भी बोला जाता है। यह शरीर को विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे हम बताए थे अस्थि, रक्त, लसिका, उपास्थि, ये सब क्या है? ये सब शरीर को जोड़ने का ही तो काम कर रहा है ना। तो ये क्या है? संयोजी उत्तक है। इसी में जो रक्त है वो रक्त लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम कह देते हैं क्या? वो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोल देते हैं। और चूंकि बोन्स जो होता है वो सॉलिड होता है, इसलिए उसे हम क्या बोल देते हैं? सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू बोल देते हैं। तंत्रिका उत्तक जो होता है वो मस्तिष्क बना होता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसका व्याख्या हम बताए थे कि अब इसके जब चैप्टर आएगा तो हम उस चैप्टर में बारीकी से और गहराई से उसको मंथन करेंगे, विचार विमर्श करा जाएगा। पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि जो तंत्रिका उत्तक होता है उससे ब्रेन बना होता है, दिमाग बना होता है, और उसका काम क्या होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचना जो होता है उसको आदान प्रदान करना होता है। जबकि पेशीय उत्तक क्या होता है? इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं। जबकि उपकला शरीर को अच्छा बनी होती है, जो वसा को संग्रहित करने का काम करती है। बुढ़ापे में झुर्रियाँ जो पड़ जाता है, वो झुर्रियाँ जो पड़ता है वो इसी के वजह से पड़ता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछ दिए जाते हैं। तो इतना ही हम बताए थे और इतना ही क्वेश्चन बनता है इससे। स्केलेटन। अब चलिए हम आगे जो हम बताए थे कंकाल के बारे में, चलिए मैं उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। कंकाल क्या होता है? हड्डी होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। कंकाल क्या होता है? एक हड्डी होता है। इसका काम क्या होता है कि भाई शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। हड्डी अगर नहीं होगा तो क्या मानव खड़ा रह पाएगा? क्या हड्डी अगर नहीं हो तो क्या हम और आप चल पाइएगा? क्या बताइए। तो बिना हड्डी के शरीर क्या है? कोई मतलब नहीं बनता है। हड्डी ही तो है जो हमारे शरीर को, हमारे मांसपेशियों को, हमारे हर इंटरनल पार्ट जो शरीर के अंदर पर बहुत कोमल अंग है उसको बचाए हुए है। भाई छाती छाती है, छाती के अंदर क्या है? थाइमस ग्लैंड है, हार्ट है, वो कोमल अंग है, उसको रक्षा होना जरूरी होता है। तो उस अंग को रक्षा कौन करता है? ये हड्डी ही तो करता है ना। अगर हड्डी नहीं हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं बचेगा, वो शरीर रहेगा ही नहीं फिर। तो सिर्फ कंकाल तंत्र का बस इतना समझना है कि बिना कंकाल तंत्र का मानव देह नहीं है। मानव देह है तो इसका मतलब क्या? कंकाल है। बिना कंकाल के मानव नहीं होता। चलने फिरने में मदद करता है। आप चल ही नहीं पाओगे, हड्डी नहीं रहेगा तो, बोन्स नहीं रहेगा तो क्या चल फिर पाओगे? क्या नहीं चल फिर पाओगे ना। तो कंकाल तंत्र का डिफाइन इस तरह से कर सकते हो। कंकाल तंत्र वह तंत्र है जिसके सहायता से हम लोग चल पाते हैं, जो हमारे कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता है, टूटने फूटने से बचाता है, घायल होने से बचाता है। तो ये क्या है? कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाएगा। कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं और इंडोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन और
एंडोस्केलेटन बोलते हैं। अब इसी की चर्चा होगा। अब इसी के चर्चा के फलस्वरूप आपको 206 हड्डी आपको आपके जवान पर दिखते हुए, तैरते हुए प्रतीत होंगे। मतलब आज के बाद 206 हड्डी आपके जवान पर होंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप आसानी से उसे बता पाए, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। और चलिए मैं का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बाह्य कंकाल तंत्र के विषय में जानेंगे कि बाह्य कंकाल तंत्र होती क्या है, कैसे हम इसे परिभाषित करेंगे, क्या क्या इसमें यूज होगा, कैसे कैसे यूज होता है, इन सारे तथ्यों पर हम बातचीत करेंगे। तो बाह्य कंकाल तंत्र जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये बाहरी भाग में होगा। ये शरीर के कहाँ पर होगा, ये बाहर होगा, शरीर के बाहर होना चाहिए। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब तो यही हुआ कि बोन्स जो होगा, हड्डी जो होगा, वो शरीर के बाहर होगा और संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करने का काम करेगा। तो बाह्य कंकाल तंत्र होता है। जैसे आप तेलचट्टा देखे होंगे, मच्छर को आप देखे होंगे, घोंघा को आप देखे होंगे, चींटी को आप देखे होंगे, मधुमक्खी आप जरूर देखे होंगे, बिच्छा को जरूर देखे होंगे, बिच्छा जिसे बिच्छू भी बोलते हैं, शंख को देखे होंगे जो आजकल मंदिरों में बजाने का काम होता है। वो शंख क्या है, एक जीव है न, जो आप देख रहे हो ना शंख, वो शंख एक निर्जीव वस्तु नहीं है, उसमें जीव था। वो अपने शरीर को त्याग दिया तो हड्डी बच गया, और वही हड्डी क्या है, शंख है, जिसको आप लोग पूजा वूजा में यूज होता है। जो पूजा वूजा सत्यनारायण स्वामी भगवान का होता है पूजा, या कहीं भी ठाकुरबाड़ी या फिर कहीं मंदिर में जो शंख बजता है वो क्या है, एक जीव था। एक जीव था जो समुद्र के अंदर रहता है ये, और जब ये मर जाता है तो इसका कंकाल बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसके ये जो शंख होता है वो बाहरी अंग होता है। भीतर से क्या होता है, भीतर वाले अंग मुलायम होता है, जो रक्षा प्रदान करता है, उसी को रक्षा प्रदान करता है ये। तो शंख क्या है, एक जीव है जिसमें बाहरी जो अंग होता है, जो बाहरी अंगों को रक्षा प्रदान करता है। आप लोग जहाँ देख रहे हैं बताएं वहाँ पर वर्षा हो रहा है कि नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है, आप लोग को सुनाई भी पड़ रहा होगा, ठनक और बिजली की आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो तेलचट्टा हुआ, मकड़ी हुआ, चींटी हुआ, शंख हुआ, घोंघा हुआ, मधुमक्खी हुआ, ये सब क्या है, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र होता है। ये एक प्रकार के वैसा जीव है जिसके बाहर कंकाल होते हैं और अंदर कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करते हैं। तो बाह्य कंकाल तंत्र इसी को बोले जाती हैं। अब बिच्छू के देखे होंगे, बिच्छू के बाहर डंक जो होता है वो क्या बाहरी हड्डी होता है। या चींटी को देखे होंगे, या मच्छर को आप कल्पना करे होंगे, मच्छर जब काटता है तो वो क्या हड्डी ही तो होता है ना, उसी को डंक मारता है तो हम लोग को दर्द होता है। तो बिच्छा में भी क्या होता है, बाहर के साइड में हड्डियाँ होती है। चींटी को भी देख सकते हो, खोटा जिसे बोलते हो, तो खोटा हुआ, चींटी हुआ, जिसे पिपरी के नाम से कहीं कहीं पिपरी इसको बोला जाता है। तो ये सभी में क्या होता है, बाहरी कंकाल होता है। इसके हड्डियाँ जो होती हैं वो बाहर साइड में होते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इसी के बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग में हड्डियाँ होती है जो भीतर वाले अंग को रक्षा प्रदान करता है। एक अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कछुआ के बारे में कि कछुआ में आंतरिक कंकाल होती हैं या बाहरी कंकाल होती हैं। तो याद रखिएगा, अपवाद है ये। कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होती हैं। कछुआ के हाथ और पाँव जो होता है वो आंतरिक कंकाल होती हैं, जबकि सिर वाला भाग जो होता है, हाथ पाँव तथा सिर में आंतरिक कंकाल होता है। हाथ हुआ, पाँव हुआ, सिर हुआ, ये आंतरिक कंकाल है। बाद बाकी जितना भी चीज़ आपको कछुआ में दिखाई पड़ रहा है सब क्या है, सब आंतरिक नहीं है, बाह्य कंकाल है। कछुआ में क्या, कछुआ में आंतरिक कंकाल भी होती हैं और बाह्य कंकाल भी होती हैं। आंतरिक कंकाल क्या क्या होता है, हाथ हुआ, पाँव हुआ, सिर हुआ, ये सब क्या है, आंतरिक कंकाल है। जबकि शेष भाग जो है वो बाह्य कंकाल है। आप लोग देखे होंगे कछुआ को, तो कछुआ के जैसे ही सिर बाहर निकलता है तो वो पुनः जब लोगों को देखता है और उसे लगता है कि हमें लोग मारने के लिए आ रहा है, तो अपना सिर को क्या करता है, अपने सिर को अंदर कर लेता है बचाव के लिए, क्योंकि वो जानता है कि हमारे बाहरी भाग कंकाल है। तो जैसे ही हम अपने चेहरे को, अपने फेस को, अपने सिर को अंदर कर लूँगा तो फिर वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि कंकाल पर तुम कुछ भी करो तो कंकाल को थोड़े चोट लगेगा। तो कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि कछुआ में कैसा कंकाल तंत्र पाए जाती हैं। तो आंतरिक भी और बाह्य भी दोनों कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। ये तो बाह्य कंकाल तंत्र की बात हो गया। अब हम आंतरिक कंकाल चलते हैं। आंतरिक कंकाल जिसे हम एंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं, यह शरीर के अंदर जो होती है मांसपेशियां के नीचे होता है। मांसपेशी जो आपके शरीर में दिखाई पड़ रहा है या कोई भी जीवात्मा है, उस जीवात्मा के अंदर जो त्वचा के अंदर क्या होता है, त्वचा के अंदर मांसपेशी होता है, और मांसपेशी के नीचे जाओगे तो आपको हड्डी मिलेगा। तो
मांसपेशियां के नीचे होती हैं। यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे किडनी हुआ, हार्ट हुआ, ये सब आंतरिक अंग होते हैं। इसकी रक्षा करना जिम्मेवार किसको मिलता है? तो हड्डियों को मिलता है, कंकाल को दिया जाता है। वो कंकाल ही तो है जो हृदय को, हार्ट को बचाए रख रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि छाती में हड्डी ही ना हो तो क्या लीवर, किडनी या फिर हृदय का जो अंग है वो बच पाएगा क्या? नहीं बच पाएगा ना। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि हड्डियां ही नहीं रहेगा। हड्डियां नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए? हड्डियां जब नहीं रहेगा तो वो अंग काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा ना। तो हड्डियां रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सारे आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। तो आंतरिक कंकाल तंत्र, जिसकी वजह से जो शरीर के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो कोमल अंग होता है, उस कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, कोई जीव हो गया, तो ये क्या है? मानव, सांप हो गया, ये सब क्या हुआ? आंतरिक कंकाल होता है। ये अंदर में जो शरीर के जो अंदर होता है, ये कंकाल देखने को मिलता है। जो शरीर के अंदर और अंदर जो होता है वो उसे ये शरीर के अंदर होता है और आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। आंतरिक जो अंग होते हैं उसको रक्षा प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र में अस्थि और उपास्थि दोनों का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, ये हम बोल सकते हैं। अस्थि ये और उपास्थि क्या बनता है? ये कंकाल बनता है। कंकाल तंत्र के नाम से भी कह सकते हो आप इसको। अब कार्टिलेज उपास्थि की बात करते हैं तो उपास्थि क्या होता है? क्योंकि अस्थि तो हम जान गए कि अस्थि क्या होता है, थोड़ा बहुत उपास्थि की चर्चा कर लेते हैं कि उपास्थि होती क्या है। तो उपास्थित जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम चीज़ होता है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो CH3PO4 के होल ट्वाइस होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ये होता कहाँ पर है? तो नाक में, कान में और बड़ी बड़ी हड्डियों के आसपास आपको दिखाई पड़ते होंगे। बड़ी बड़ी जो हड्डी होता है वहाँ पर आसपास आपको ये उपास्थि देखने को मिलेगा। जबकि अस्थि में हम क्या देखे थे? अस्थि बहुत कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए होता है क्योंकि वो कठोर होता है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा तो फिर अस्थि का निर्माण नहीं हो पाएगा ना। तो अस्थि का निर्माण करने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट होना बहुत ज़रूरी है। बिना कैल्शियम कार्बोनेट के नहीं रहेगा तो फिर अस्थि बनेगा नहीं, वो उपास्थि बन जाएगा। क्योंकि उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो बहुत ही मुलायम होता है। तो आपको अंतर पता चल ही गया होगा कि अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर हो सकता है। अस्थियां में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं परसेंटेज में तो 54 से 58% होता है। ये आपको ध्यान देने की बात है। सॉरी, कैल्शियम फॉस्फेट होता है 54 से 58%। 60 के अप्रोक्स अगर नंबर रहेगा क्वेश्चन तो आप मार सकते हो 60% तक। बाद बाकी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अस्थि में और क्या क्या चीज़ होती हैं? तो अस्थि में जल भी होता है, 50% के आसपास जल होता है, और 50% के आसपास कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। अस्थि में ओसीन प्रोटीन होता है, जबकि उपास्थि में कैंड्रिन नाम के एक प्रोटीन होता है। जो याद रखना है, अस्थि में ओसीन प्रोटीन होता है, जबकि उपास्थि में कैंड्रिन प्रोटीन होता है। 30 वर्ष की अवस्था के बाद हड्डियों का विकास सबसे अधिक होता है। यानी 30 वर्ष की एज जब होगा आपका, तो उस वक्त हड्डी का जो विकास होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत अगर होता है कोई उम्र में, तो वो 30 का एज है, 30 वर्ष का उम्र है। जैसे ही 30 साल के ऊपर जाओगे तो हड्डियाँ का विकास रुक जाएगा। हड्डी का जो विकास मेन रूप में माना जाएगा तो 30 वर्ष के पहले आपको हड्डी बनते हुए दिखाई पड़ेगा, और जैसे ही 30 वर्ष पार कर जाओगे तो हड्डी मजबूत होना बंद हो जाएगा, वो कमज़ोर धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोन्स बनने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में होता है तो वो है दूध। दूध पीना अवश्य चाहिए, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो दूध इसीलिए अवश्य करके पीना चाहिए। दूध पीने वाले लोगों को हड्डी बहुत मजबूत रहता है, तो दूध का सेवन अवश्य करना